प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हिंदकृत चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संधि प्रकरण। सी-टेट हो, एच-टेट हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें संधि प्रकरण से प्रश्न आते ही रहते हैं। लोगों को क्लियर नहीं होता कि ये कौन सी संधि है और ये कैसे बनती है। इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कक्षा 9वीं से 12वीं, चाहे आप आगे एमए तक पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, हिंदी पढ़ें, संधि प्रकरण आता रहता है, लेकिन लोगों के सिर के ऊपर से जाता है कि ये संधि बनी कैसे और होता कैसे है। तो आज मैं इसकी पहली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आपको हिंदकृत चैनल का काम पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक अच्छी चीज़ें लोगों के सामने नहीं आएंगी तब तक सच्चाई का और अच्छाई का विस्तार नहीं होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। संधि प्रकरण। संधि का मतलब होता है मेल, और संधि की परिभाषा जैसा कि आप सब जानते होंगे, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों का मेल, जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, विद्या जमा आलय विद्यालय। अब यहाँ देखिए, विद्यालय में वह है, अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करें, वह है, ई है, द है, य है, आ, विद्या बन गया। और आलय में आ है, ल, अ, य और अ, और विसर्गे भी हैं, विद्यालय बन गया। लेकिन यहाँ पर संधि आ और आ के बीच में ही होती है। आ और आ दोनों मिलकर आ बनाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, ई और आ के बीच में क्यों हुई, क्यों नहीं हुई? और ल में जो अ है और य में जो अ है, इनके बीच में क्यों हुई? विद्या शब्द का अंतिम स्वर जो आ है और आलय शब्द का जो प्रथम स्वर आ है, ये इन दोनों के बीच में ही संधि क्यों होती है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात, एक सबसे जरूरी बात ये है कि जब संधि हम करते हैं तो बीच में कोई भी किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। व में ई तो है, लेकिन बीच में फिर द आ गया, ये आ गया। और ल में अ तो है, लेकिन फिर ये आ गया। यानी कि व्यवधान बीच में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवधान रहित दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी हमारी संधि होगी। और दो वर्ण आप सब जानते हैं, लघुत्तम इकाई है, ध्वनि है, और स्वर और व्यंजन होते हैं। चाहे वो स्वर और स्वरों के बीच में हो, और स्वर या व्यंजन के बीच में हो, या व्यंजन के बीच में हो, तभी संधि होगी। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि व्यवधान रहित दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करेंगे आज हम। व्यवधान रहित दो स्वरों का मेल संधि कहलाता है। स्वर आप सब जानते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय विद्यालय। हरि जमा ईशः हरीशः। यहाँ पर दीर्घ संधि के ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। और जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, हरि जमा ईश हरीश, ये हो गया। स्वर संधि के भेद। देखिए, स्वर संधि के जो अलग अलग किताबों में अलग अलग भेद पाए जाते हैं। कुछ 8 बोलते हैं, कुछ 7 बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि स्वर संधि के जो मुख्य भेद हैं वो 5 ही हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि,
नंबर 6 पररूप संधि और नंबर 7 पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। आज हम पहले इनके 5 भेदों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड आगे जो चीज़ें हैं, आगे जो संधि है वो बनती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। दीर्घ संधि आपको पहचान होनी चाहिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि का जो सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, जो दीर्घ संधि को करने वाला जो सूत्र है वो है अकः स्वर्णे दीर्घ है। अकः स्वर्णे दीर्घ, ये क्या कहता है? ऋस्व या दीर्घ स्वर के बाद ऋस्व स्वर्ण उसके समान ऋस्व छोटा या दीर्घ स्वर आ जाए, छोटा या बड़ा स्वर आ जाए, छोटे या बड़े के बाद, तो दोनों को मिलाकर बड़ा हो जाना, दीर्घ हो जाना, दीर्घ संधि कहलाता है। यानी कि ऋस्व या दीर्घ स्वर के बाद उस जैसा ही ऋस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे अ और आ, इन दोनों में से कोई हो और उसके बाद अ या आ जाए तो उसको आ हो जाएगा। ई या ई हो और सामने ई या ई आ जाए तो उसको ई हो जाना दीर्घ संधि का नियम है। ऊ हो या ऊ हो, ऊ हो या ऊ हो सामने तो ऊ हो जाना। ऐसे ही री है, री हो, री के बाद बड़ा री हो या छोटा री हो, उसको री हो जाना। देखिए बड़े री को हम यूं लिखते हैं, इसको 2 बारी वो कर देते हैं, तो उसको री हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। यानी कि आ के बाद आ हो तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई हो तो ई हो जाना, और ऊ के बाद ऊ हो तो ऊ हो जाना, तथा री के बाद बड़ा री हो तो री हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। और इसका जो सूत्र होता है, जो अष्टाध्यायी में सूत्र आता है, वो है अकः स्वर्णे दीर्घ। चलिए हम उदाहरणों की बात करते हैं। उदाहरण नियम नंबर 1 से शुरू करते हैं कि यदि अ या आ से परे अ या आ हो तो दोनों को आ हो जाता है। ये हमने आपको करवा दिया। उदाहरण देख लेते हैं। परम जमा अर्थ परमार्थ, उत्तम जमा अंगम उत्तमांगम, हिम जमा आलय हिमालय, शिक्षा जमार्थी शिक्षार्थी, रतन जमा आकरह रत्नाकरह, रतन होता है रतन, आकरह होता है खान, रत्नों की खान, प्रधान जमा आचार्य प्रधानाचार्य, तथा जमा अपि तथापि, महाजमा आशय महाशय, विद्या जमा आलय विद्यालय। और उदाहरण देखते हैं। च जमा अपि चापी, च जमा अस्ति चास्ति, देव जमा आलय देवालय, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, मुर जमा अरि मुरारी, अरि होता है दुश्मन, मुर नाम का एक दैत्य था, उसका दुश्मन श्री कृष्ण, उसको मारने वाले। तव जमा आशा तवाशा, दया जमा आनंद दयानंद, सा जमा अपि सापी। ये हुए अ या आ के बाद यदि अ या आ दोनों में से स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर एक स्वर आ हो जाता है। पहला नियम। दूसरा नियम ई वाला देख लेते हैं। ई वाला क्या कहता है भाई? ई या ई के बाद यदि ई या ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ई हो जाना भी दीर्घ संधि का नियम है। जैसे मही जमा इंद्र महींद्र, कवि जमा इंद्र कविंद्र, गिरि जमा ईश गिरीश, लक्ष्मी जमा ईश्वर लक्ष्मीश्वर, लक्ष्मी जमा इंद्र लक्ष्मींद्र, श्री जमा ईश श्रीश, गिरि जमा इंद्र गिरीन्द्र, मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र, कवि जमा ईश कविश। कवि में छोटी ही है, ईशे में बड़ी ही है, दोनों को मिलकर बड़ी ही होगी कविश। परी जमा ईक्षा ईक्षा परीक्षा, परीता ईक्षा जो चारों ओर से देखी जाए होती है परीक्षा, बड़ी की मात्रा। प्रति जमा ईक्षा प्रतीक्षा,
सुधी जमा इंद्र सुधींद्र, महती जमा इच्छा महतीच्छा, लक्ष्मी जमा ईश लक्ष्मीश, नदी जमा ईश नदीश, रजनी जमा ईश रजनीश। परीक्षा में लोग बहुत जो हैं गलती करते हैं, बड़ी की मात्रा याद रखिए। अब ऊ का नियम देखते हैं। सु जमा उक्तम सूक्तम, सिंधु जमा उर्मी सिंधूर्मी, लघु जमा उर्मी लघूर्मी, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, भू जमा ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, भानु जमा उदय भानुदय। री का पितृ जमा ऋणम पितृणम, भ्रातृ जमा रिद्धि भ्रातृद्धि, मातृ जमा ऋणम मातृणम। ये जो री बनेगा ना मातृणम, ये तो री की मात्रा होती है, बड़ा री है, इसको एक बार और कर दो, यानी कि यूं यूं कर दीजिए, मातृणम ऐसे बन जाएगा, मातृ जमा ऋणम मातृणम। तो ये हो गया दीर्घ संधि और दीर्घ संधि के उदाहरण। अगली संधि देखते हैं हम, गुण संधि। गुण संधि अगला है और इसके सूत्र होते हैं अदेंग गुण आद गुण। अदेंग गुण, ये अदेंग गलत लिखा गया है, अदेंग क ख ग घ ग, अदेंग ऐसे होगा। अदेंग गुण आद गुण इसके सूत्र होते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि अ या आ से परे अन्य स्वर या दीर्घ, अन्य ह्रीश्व या दीर्घ ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, री और ली हो, तो इन दोनों के स्थान पर ए ओ क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। ये गुण संधि कहलाता है। ठीक है भाई, ये क्या गुण संधि कहलाता है, यानी कि अ या आ के बाद यदि ई या ई है तो ए होगा दोनों के स्थान पर, अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ होगा, अ या आ के बाद री हो तो अर होगा, और अ या आ के बाद री हो तो अल होगा। आप मुझे बताइए, अ या आ के बाद ई या ई है तो ए ही क्यों होता है, अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ ही क्यों होता है? क्या इसमें भी कोई नियम है? क्या व्याकरण का कोई नियम है? ये आप सोचिए, विचारिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं आप कितना समझते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अ या आ के बाद ई का उदाहरण, देव जमा इंद्र देवेंद्र, नर जमा ईश नरेश, गज जमा इंद्र गजेंद्र, पूर्ण जमा इंदु पूर्णेंदु, तथा जमा इथि तथेति, उमा जमा ईश उमेश, नर जमा इंद्र नरेंद्र, गण जमा ईश गणेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर। अया के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाना भी गुण संधि का नियम है। उदाहरण देखते हैं हम। हित जमा उपदेश हितोपदेश, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, गीता जमा उपदेश गीतोपदेश, गंगा जमा उद्गम उद्कम गंगोदकम, महाजमा उदय महोदय, देव जमा उरु देवोरु, तस्य जमा उपरी तस्योपरि, ऊपरी पे विसर्गे नहीं आती, पर जमा उपकार है परोपकार है, महाजमा उर्मी महोर्मी। री के उदाहरण देख लेते हैं। परम जमा ऋषि परमर्षि, अर बन रहा है आधार है, महाजमा ऋषि महर्षि, देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, कृष्ण जमा रिद्धि कृष्णर्धि, राज जमा ऋषि राजर्षि, पुरुष जमा ऋषभ पुरुषर्षभ। और अल वाला रह गया भाई। तव जमा लिरिकार है तवलकार है, तव जमा लिरिकार है, तव हो गया और जमा लिरिकार है। देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। तव है लिरिकार है, त में अ आया और लिरी आया, दोनों मिलकर अल बनेंगे तो तवलकार। ये लिरी का उदाहरण हो गया।
चलिए अब बात करते हैं। हमारी दीर्घ संधि पूरी हो गई है। आपको कोई भी कठिनाई आए तो आप मुझे बता सकते हैं। गुण संधि हो गई है, वृद्धि संधि पर पहुंचते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब वृद्धि करने वाला। 2 सूत्र आते हैं अष्टाध्यायी में, वृद्धि रेचि वृद्धि रादैच। वृद्धि रेचि वृद्धि रादैच, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अ या आ के बाद ए या आई आ जाए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाना, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। अ और आ देखिए पहले शब्द में, और उसके बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाना, और ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे 1 जमा एकम एकैकम, मम जमा ऐश्वर्यम ममैश्वर्यम, अत्र जमा एव अत्रैव, मम जमा एव ममैव, तव जमा एव तवैव, च जमा एव चैव, तव जमा ऐश्वर्यम तवैश्वर्यम, सदा जमा एव सदैव, परंपरा जमा एषा परंपरेषा, तथा जमा एव तथैव, महा जमा एरावत महिरावत, महान एरावत, कृष्ण जमा एकत्वम कृष्णैकत्वम कृष्णैकत्वम। ओ का उदाहरण देख लेते हैं। मम जमा औष्ठ ममौष्ठ ममौष्ठ, महा जमा औषधि महोषधि महोषधि, तव जमा औषधि तवौषधि तव जमा औषधि तवौषधि, नव जमा औषधि नवौषधि, महाजमा औदार्यम महोदार्यम, चित्त जमा औदार्यम चित्तौदार्यम, चित्त जमा औदार्यम चित्तौदार्यम, महाजमा औत्सुक्यम महोत्सुक्यम, जल जमा औघ, औघ होता है धारा, जल की धारा, जलौघ, तव जमा औदार्यम तवोदार्यम। देखिए कुछ लोग मानते हैं, कुछ नियम देते हैं कि यदि अ या आ से परे री हो तो उसको आर हो जाता है। वो उदाहरण देते हैं, सुख जमा रित है सुखार्थ है, दुख जमा रित है दुखार्थ है, प्र जमा रिच्छति प्रार्थति। ये नियम नहीं है, ये अपवाद में आते हैं, और एक वार्तिक सूत्र जो है ये अपवाद में आते हैं। यदि सुख जमा रित है सुखार्थ है, आर होना कोई नियम है तो ये तो क्या है? ये तो गुण संधि कर रहा है। सुख में अ आया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सुख है, सुख में अ है और रित है, तो गुण संधि भी तो यही कहती है कि सुख में अ है और री है तो अर हो जाना चाहिए। ये तो गुण संधि का उदाहरण हुआ, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि नहीं कहती कि आर होता है। हाँ, एक वार्तिक आता है जो क्या है, गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि के नियम को काटता है और कहता है कि भाई यहाँ पर गुण नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी। ऐसे एक शब्द आता है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी सेना, लिख के बताता हूँ आपको। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्ष जमा उहिनी। अब जमा अक्ष में अ है, उहिनी उ आ गया, ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी एक वार्तिक काम करता है और नियम को काट देता है। ये कहता है कि यहाँ पर ओ की बजाय औ बनेगा। तो इन चीज़ों से बचिए आप और सही चीज़ों को पहचानिए। उसके बाद अगली संधि पर बढ़ते हैं हम, और यण संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। सूत्र आता है इको यणचि, इके स्थाने यण सयादचि संहितायाम विषय। लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र है ये क्या कहता है? ई उ रील री, ई उ रील री से परे अस्वर्ण समान, यानी कि इन जैसा ना हो। इन जैसा होगा तो क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। इनसे अलग कोई स्वर आ जाए तो ई को यह हो जाएगा, यह हलंत वाला होगा। ये देखिए, उ जमा असमान स्वर व, री असमान स्वर र, और लिरी असमान स्वर ल, इनको ये हो जाना यण संधि कहलाता है। ई के बाद यदि कोई स्वर आए इस जैसा ही ना हो तो यह होगा,
ऊ के बाद कोई स्वर आ जाए तो व होगा, री के बाद हो जाए तो र, और ली के बाद हो तो ल हो जाना यण संधि कहलाता है। उदाहरण में देख लेते हैं हम। यदि जमापि, यद्यपि, देखिए द ई को ई के जगह पे क्या आया, ये आ गया, यह का आगमन आ गया यानी कि यण संधि है। व का आगमन यण संधि, र का आगमन यण संधि, और ओ होना गुण संधि, औ होना वृद्धि संधि। ध्यान रखिए, पहचानिए। वारी जमा अधिगच्छति, वारी अधिगच्छति, इति जमा आदि इत्यादि, नदी जमा अस्ति, नद्यस्ति, अति जमा आचार है, अत्याचार है, नदी जमा अंबु, नद्यंबु, सखी जमा उक्तम, सख्युक्तम, गोपी जमा ऐशा, गोप्येशा, इति जमा अपि, इत्यपि, महती जमा ऐषणा, महतेषणा, सरस्वती जमा ओघ, सरस्वत्योघ। ये ओघ में एक ही मात्रा ओ होता है, औ नहीं होता मेरे ख्याल से। पिबती जमा अत्र, पिबत्यत्र, शुद्धि जमा उपास्य, शुद्ध्युपास्य, देवी जमा अस्ति, दिव्य अस्ति, सुधि मतलब विद्वान की उपासना होनी चाहिए, वो उपास्य है। देवी जमा आगता, दिव्यागता, प्रति जमा एकम, प्रत्येकम। ये ई वाले उदाहरण हो गए। ऊ वाले उदाहरण देखते हैं। सु जमा आगतम, स्वागतम, पता चल गया कैसे बनता है स्वागतम, यण संधि का उदाहरण है। मधु जमा अरिष्ट, मध्वरिष्ट, गुरु जमा आदि, गुरुवादि, साधु जमा आचरणम, साधुआचरणम, वधु जमा आदि, वधवादि, गुरु जमा आदेश, गुरुवादेश, पचतु जमा उदनम, पचतवोदनम, व बना। गस्तु जमा एक है, गस्तवेक, साधु जमा इष्ट, इष्टम, साध्विष्टम। उदाहरण देखते हैं री के। मातृ जमा अनुग्रह, मातृनुग्रह, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ जमा अर्थम, पित्रर्थम, दात्री जमा अंश, दात्रंश, पितृ जमा अभिलाष, पितृभिलाष, पितृ जमा ऐश्वर्यम, पित्रैश्वर्यम। और ली के उदाहरण, ली जमा आकृति, लाकृति, ल बन गया और आ उसमें जुड़ गया लाकृति, ली जमा आकार है, लाकार है। इस तरह से यण संधि हो जाती है। यण संधि के बाद अयादि संधि सूत्र होता है एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह। क्या कहता है? चार स्वर देखिए आप, ए, आई, ओ, औ, और इनसे परे कोई भिन्न स्वर आ जाए, इनसे परे कोई स्वर आ जाए तो ए को हो जाएगा अय, अ और य, आई को हो जाएगा आय, ओ को हो जाएगा औ, व हलंत है, सब में अंतिम वर्ण हलंत है, औ को आओ, ये हो जाना अयादि संधि हो जाता है। ए, आई, ओ, औ से परे कोई भी स्वर आ जाए तो उन्हें क्रमशः ए को आई, आय, आई को आय, ओ को औ और औ को आव हो जाना अयादि संधि कहलाता है। आय आदि यानी कि अयादि। उदाहरण देख लेते हैं। एक है कवे जमा ए, कवे। अब ये कव था, ठीक है, ए की जगह हमने लगा दिया आय और ए, क्या बन गया? क पूरा है, व में आ गया, या में ए मिल गया, कवई। हरि जमाए हरे, मुनि जमाए मुने, जमाए मुनिये, शे जमायनम शयनम। शय था, ए की जगह हम क्या करेंगे? आय और साथ में अनम है, अनम है, ये सनम नहीं है। शयनम, शयनम। ने जमा अनम नयनम, जे जमाती जयति, ने जमाती नयति। अब आई से परे नई जमा कर नायक, गई जमा कर गायक, रई जमा ए राय, रई जमा ओ रायो। ऐसे ही ओ से परे औ, साधो जमा अ साधव, भो जमाती भवती। देखो कैसे बनता है भवती। यही संस्कृत की एक खासियत है कि सारी चीज़ें जो हैं संस्कृत में वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध की गई हैं।
हर चीज़ सिद्ध है यहाँ पर। भो भानो जमाए भानवे, गो जमा ई गवी, गो जमा ए गवे, विष्णु जमाए विष्णवे, भो जमानम भवनम, साधो जमाए साधवे, पो जमान पवनम। पो है, प है, ओ को अव हो गया और साथ में जुड़ गया अन, प व न, पवन। औ का, पौ जमा का पाव का, भौ जमा उ का भाव का, नौ जमा आ नावा, गौ जमा ओ गावौ, तौ जमा आगतौ। इसको देख लेते हैं। तावागतौ, तौ जमा आगतौ, तावागतौ, रौ जमा न रावण। ठीक है, ये सारे उदाहरण हो गए। तो इस तरह से हमारा स्वर संधि वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसमें पर रूप और पूर्व रूप संधि मैंने आपको नहीं करवाई है, 5 ही संधि करवाई हैं। और इन 5 संधियों को आप देखिए, समझिए और विचार कीजिए। जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपकी पक्की नहीं होगी। कहा भी गया है, अनभ्यासे विषम विद्या। यदि अब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो वो विद्या विष के समान, जहर के समान हो जाती हैं। और ये संधियाँ न केवल आपके 9वीं से 12वीं तक, अपितु जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, CTET, HTET इत्यादि, सब में ये काम आएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई त्रुटि अगर रह गई है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको हमारा काम ये पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।